तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्डियो के बड़े बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज में से ना एमसीक्यूज आता है ये वाली जो कैटेगरी जो आज हम डिस्कस करेंगे ना। तो इसमें जो आपकी हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ना, ज्यादातर हम क्या करेंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे पास। सबसे पहले वो क्या कहता है कि सर 69 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन। क्या सर हमारे पास एक 69 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन है। मेल presents to the emergency department, presents to the emergency department with crushing chest pain। कौन सी पेन हो रही है जी इसको? क्रशिंग चेस्ट पेन हो रही है इस बंदे को। क्रशिंग का मतलब होता है कि सर बहुत ज्यादा सीवियर जो पेन होती है ना, उसको हम क्रशिंग चेस्ट पेन कहते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स होती है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन होती है, शार्प चेस्ट पेन होती है। और जो क्रशिंग होती है ऐसे बंदे को मतलब बहुत सीवियर होती है, ऐसे लगता है जैसे को बंदा ना पेनिट्रेट कर रहा है चेस्ट के अंदर। तो इसको हम कहते हैं क्रशिंग चेस्ट पेन। क्रशिंग चेस्ट पेन के साथ साथ क्या हो रहा है? स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग के साथ साथ क्या है? एंड लाइट हेडेडनेस। तीन चीजें डॉक्टर साहब। क्रशिंग चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, लाइट हेडेडनेस। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज आपने याद रखना है। लाइट हेडेडनेस से एक बात याद रखना कि जब भी लाइट हेडेडनेस का वर्ड आएगा, इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट की जो कार्डिक आउटपुट है ना वो कम हो सकती है। क्या हो सकती है? कार्डिक आउटपुट कम हो सकती है कि हार्ट उसका काम करना थोड़ा सा छूट गया है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वो क्या करता है? वहां पर लाइट हेडेडनेस होना शुरू हो जाती है। हमेशा याद रखना है, जहां पर भी वर्ड लिखा हो ना कि लाइट हेडेडनेस और क्रशिंग चेस्ट पेन या स्वेटिंग वाली इस तरह की सिम्टम दी हुई है, इसका मतलब है कि भाई इस बंदे की ना कहीं कार्डिक आउटपुट कम है। और वो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से इसको क्या हो रहा है? हेडिक हो रही है। आगे देखिए, हिज ब्लड प्रेशर इज 90/60। अब देख लें, आप खुद देख लें कि इसका सर जो ब्लड प्रेशर है ना वो 90/60 मतलब डिक्रीज हुआ हुआ है। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो वही बात हुई ना सर, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, कार्डिक आउटपुट कम हो रही है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, इस वजह से क्या हो रहा है? लाइट हेडेडनेस, ठीक है। एंड हिज हार्ट रेट इज 48 बीट्स पर मिनट। मैंने अभी जो आपको बातें बताई थी कि भाई इसका हार्ट जो है ना वो सही से काम कहीं नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से इसको लाइट हेडेडनेस हो गई है। हेडेडनेस अगर सीरियस से रिलेटेड आपके कहीं पर लिखा हो ना तो उसके एक तो रीजन हो सकता है हाइपरटेंशन। दूसरी जो लाइट हार्टेडनेस होती है ना बच्चे, वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से होती है, वो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हार्ट रेट भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम। अब देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ से आपको क्या लग रहा है? सर यहाँ से हमें लग रहा है कि इसका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। इस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो सकता है। आगे आते हैं कि सर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने का रीजन क्या है, या जो इसका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है इसका रीजन क्या हो सकता है? आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है ईसीजी। एक हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राम या इकोकार्डियोग्राफी। तो उसका क्या मतलब होता है इकोकार्डियोग्राफी का? इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है हार्ट का अल्ट्रासाउंड। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का क्या मतलब है? कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में पता करवाना, जिसको हम ईसीजी कहते हैं। डॉक्टर साहब आपने ईसीजी करवाई, वहां पर आपको मिला ब्रेडिकार्डिया। क्या मिला डॉक्टर साहब? ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब है? अगर आपकी हार्ट रेट 60 से कम हो तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर हार्ट रेट 45 से कम हो तो उसको हम कहते हैं कि अब ब्रेडिकार्डिया की वजह से सिम्टम आ सकती हैं। ब्रेडिकार्डिया की वजह से आपको क्या सिम्टम, ये जो ऐसे ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया हो कि कार्डिक आउटपुट का मैं हार्ट प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। तो ब्रेडिकार्डिया 60 से कम हो तो हम उसको कैटेगरी में कंसीडर कर लेते हैं कि भाई इसको ब्रेडिकार्डिया है। टैकीकार्डिया कब होता है? जब सर 100 से ज्यादा हार्ट रेट हो जाए तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और वो सिम्टोमेटिक कब होता है? जब 145 से ज्यादा हार्ट रेट हो जाए तो तब पेशेंट के अंदर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेडिकार्डिया लेस देन हार्ट 60। एक तो हमें ईसीजी के ऊपर ब्रेडिकार्डिया नजर आया, वैसे कैसे नजर आएगा ब्रेडिकार्डिया आपको? ईसीजी के ऊपर क्या चेंजेस नजर आएंगे? जी डॉक्टर शहजाद। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि ईसीजी के ऊपर आपने ब्रेडिकार्डिया देखना है तो आप कैसे देखोगे? इसीलिए का इतना नॉलेज नहीं है सर।
चले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने पता क्या करना सर है ईसीजी के ऊपर। सर वो क्यूआर, जी जी। नहीं नहीं, जो क्यूआरएस सर वो होता है ना नैरो। वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है। आपने जब भी हार्ट रेट फाइंड करनी है ना ईसीजी के ऊपर, डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर अदनान एंड दाऊद, आपने पता क्या करना है, जो क्यूआरएस के ऊपर आर वेव होती है ना, जो ऊपर वाला जो उसका टावर होता है कॉर्नर ऊपर वाला जो सबसे बड़ी वेव होती है, एक आर से लेकर दूसरे आर के दरमियान आपने ना लार्ज बॉक्सिस को काउंट करना है। किनको काउंट करना है? लार्ज बॉक्सिस को काउंट करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक आर से लेकर दूसरे आर तक जाने के दरमियान में पांच बड़े बॉक्सिस प्रेजेंट है। कितने बॉक्सिस प्रेजेंट है? पांच बड़े बॉक्सिस प्रेजेंट है। पांच कर लो, चार कर लो, तो लेकिन वो तो पेशेंट के हार्ट के मुताबिक होगा। अगर मैं कहता हूँ कि उसमें पांच बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे, एक छोटे स्मॉल बॉक्स होते हैं, फिर पांच स्मॉल बॉक्स मिलके एक लार्ज बॉक्स बनाता है। आपने लार्ज बॉक्स गिनने। डॉक्टर साहब अगर एक आर से लेकर दूसरे आर के दरमियान जितने भी बड़े बॉक्सेस होंगे उनको आपने 300 से डिवाइड करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि पेशेंट के ना आर आर के दरमियान में पांच बड़े बॉक्सेस आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 300 को पांच से डिवाइड करो। 300 को पांच से डिवाइड करोगे कितना होगा? पांच छः 30, मतलब के पांच छः 30 और जीरो साथ आ जाएगा 60। तो उसकी हार्ट रेट 60 निकलेगी। एक पेशेंट है, उसके आर आर के दरमियान में बड़े बॉक्सेस छह हैं, सिक्स बड़े बॉक्सेस हैं। तो आपने क्या करना है, 300 को सिक्स से डिवाइड कर देना। कितना आएगा फिर जी? छः चार 24, 50। छः उधर चला गया, छः पाँच 30, 45 आएगा। तो आर आर वेव के दरमियान में आपने बड़े लार्ज बॉक्सेस को काउंट करते हो, जितने लार्ज बॉक्सेस हो 300 आपका कांस्टेंट रहेगा, उसको आपने 300 से डिवाइड कर देना। अगर छह बॉक्सेस हैं तो 300 से डिवाइड करोगे तो वो 45 आएगा। तो लेट्स सपोज इस पेशेंट का जो हार्ट रेट है इसके अंदर ऐसे होगा, इसकी जो लार्ज वेव्स हैं वो बड़ी लंबी लंबी होंगी, आर आर के दरमियान में बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा पेशेंट का ब्रैडीकार्डिया। फिर जो हम नेक्स्ट चीज देखते हैं दैट इज द एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड 2, 3 एंड एवीएफ। अब मैंने क्लिनिकल की क्लास के अंदर ये काफी डिटेल के अंदर भी बताया है, वैसे मैंने जो बेसिक के लेक्चर्स हैं वहां पर सीवीएस बहुत डेप्थ में पढ़ाई की है, तो वो लेक्चर आपने मिस नहीं करना है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन है लीड 2, 3 एंड एवीएफ के अंदर। बच्चे 2, 3 और एवीएफ लीड के अंदर जब भी एसटी एलिवेशन होती है इसका मतलब है कौन सा? इंफीरियर वॉल एमआई। क्योंकि हमें पता है एमआई डिफरेंट जगहों के ऊपर हो सकता है ना हार्ट के। अंटीरियर वॉल के ऊपर होगा तो उसको हम कहेंगे अंटीरियर वॉल एमआई। लेटरल वॉल के ऊपर होगा उसको हम कहते हैं लेटरल वॉल एमआई। इंफीरियर वॉल पे होगा उसको हम कहते हैं इंफीरियर वॉल एमआई। पोस्टीरियर वॉल के ऊपर होगा तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर वॉल एमआई। और एमआई का हमें पता कैसे चलता है कि ये अंटीरियर पोस्टीरियर या लेटरल है? उसके लिए ये लिखा हुआ है ना एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो अगर लीड V1, V2, V3, V4 के अंदर आपको एसटी एलिवेशन नजर आती है, इसका मतलब है एंटीरियर चेस्ट लीड है, पेशेंट को एंटीरियर वॉल एमआई हुआ है। क्या हुआ है पेशेंट को? एंटीरियर वॉल एमआई हुआ है। मैं आपके साथ एक ईसीजी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, इसको ओपन करें। ये ईसीजी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, V1 क्या होता है, एवीएफ क्या होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये जो V1, V2, V3, V5, V6 तक है ना, ये आपके पास होती है चेस्ट लीड। आपने अगर कहीं ईसीजी होती देखी हो ना, तो आपकी वो चेस्ट के ऊपर सिक्स रॉड्स लगाती हैं, तो वो जो सिक्स रॉड होते हैं वो V1। इसके अंदर देखो डॉक्टर दाऊद, आपको नजर आ रहा है V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो ये जो सिक्स लीड है ना, ये आपको हार्ट के एमआई के बारे में बताती है कि कौन सी वॉल्व का एमआई हुआ है। अगर देखें आपको लीड V1, ये वैसे लीड किसी और चीज की है, ये लीड हमारे पास है पीआरडी, ये पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट की है, लेकिन मैंने वैसे आपको बताया कि ये लीड्स इस तरह की होती हैं। V1, V2, V3, V4। अगर यहाँ पर आपको एसटी एलिवेशन मिलता है ना, इसका मतलब है अंटीरियर वॉल एमआई। अगर V5 और V6 के ऊपर एसटी एलिवेशन मिलता है इसका मतलब लेटरल वॉल एमआई। दूसरी तरफ देखें यहाँ पर वो एक लिखा होगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल पहली लाइन में देखिए, जो आपको यहाँ पर लगन नजर आ रहा है ना, एसटी सेगमेंट एलिवेशन लीड 2, 3 एंड एवीएफ, यहाँ पर देखिए टू नजर आ रहा है, वन के नीचे देखो टू, दो डंडे नजर आ रहे हैं।
बताएं क्या हो गया है। जी जी। हाँ यार, एक पहली लाइन है ना, दूसरी लाइन का बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लिखा हुआ है ना टू, ये जैसे एसटी सेगमेंट एलिवेशन जैसे जहां पर लिखा हुआ टू, ये टू, ये हमारे पास लीड है। उसके बाद आपने देखनी है लीड नंबर थ्री, इसके नीचे वाली, और उसके आगे थ्री के आगे देखो एवीएफ लिखा हुआ है। तो जब टू थ्री जी और एवीएफ, इनकी ये जो लीड्स है ना, इनके अंदर अगर आपको एसटी एलिवेशन मिलता है, टू थ्री एवीएफ, टू थ्री एवीएफ, तो इसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई हुआ होगा। ठीक है। अब देखिए इंफीरियर वॉल एमआई हुआ, उसकी वजह से उसका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, और एक तो उसको चेस्ट क्रशिंग, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, लाइट हेडेडनेस हो गया है। दूसरा, उस पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया हुआ। लेकिन ये भी बात है कि तमाम एमआई के अंदर ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। एंटीरियर वॉल के अंदर ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, लेटरल वॉल के अंदर ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ये जो है ना इंफीरियर वॉल एमआई, और जो लेटरल वॉल, इवन जो लेटरल वॉल एमआई, इन दोनों के अंदर ना आपके पास ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अब ब्रेडिकार्डिया क्यों हो सकता है? उसका रीजन ये है कि आपके पास क्या होते हैं, एसए नोड और एवी नोड। हाँ जी बताएं जी, क्या होता है एसए नोड और एवी नोड? जो इलेक्ट्रिकल मतलब कंडक्टिविटी होती है ना, वहां से एस नोड से आती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम्म। देते हैं। अगर एस नोड काम नहीं करेगा तो फिर वो एवी नोड होता है, उसके बाद अगर वो ना हो तो फिर पुरकंजी फाइबर्स होते हैं, फिर वो डॉक्टर शहजाद मुझे आप बताएं, conductive। एक बात बताएं, जो आपका एवी हम्म। नोड है इसको ब्लड सप्लाई कौन करती है? सारी बात, इसको भी तो ब्लड चाहिए ना, चाहे नोड है, ब्लड सप्लाई तो इसको भी चाहिए। इसको कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती ब्लड सप्लाई इसको आई थिंक कंफर्म नहीं है। है? इसको सप्लाई करती है हमारे पास पोस्टीरियर आर्टरी। वो जो पोस्टीरियर आर्टरी होती है ना, वो ब्रांच होती है आपकी राइट करोनरी आर्टरी की। अब बात के ऊपर गौर करना है आपने। हम्म। राइट करोनरी आर्टरी की ब्रांच है पोस्टीरियर आर्टरी, और पोस्टीरियर आर्टरी आपकी एवी नोड को ब्लड सप्लाई करती है। अब पेशेंट में हुआ क्या? पेशेंट की ये जो राइट करोनरी आर्टरी है ना, इसके अंदर हुई है थ्रोम्बोसिस। राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस होगी ना, तो आपकी जो इंफीरियर वॉल है, जो नीचे वाली दीवार है आपके हार्ट की नीचे वाली, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो इंफीरियर वॉल होती है ना, उसको ब्लड सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी। जो आपकी एंटीरियर वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है लाडा। जो आपकी लेटरल वॉल होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है लेटर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो पोस्टीरियर होती है उसको पोस्टीरियर आर्टरी सप्लाई करती है। तो अब बात पे आपने गौर करना है सर, राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है पोस्टीरियर आर्टरी, और राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है किसको? आपकी इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, या इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट, जो बिल्कुल नीचे वाली बेस होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है। अब यहां पर उन्होंने हमें बताया है कि सर पेशेंट को हुआ है एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड टू थ्री एंड एवीएफ। तो अगर लीड टू थ्री और एवीएफ के अंदर एसटी एलिवेशन हो रही है, इसका क्या मतलब है? एम आई पेशेंट, अगर इंफीरियर और उसके साथ उसको क्या है, ब्रेडिकार्डिया हो गया। तो चूंकि राइट एमआई हो गया, और अब आपको पता है राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस के अंदर भी ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है कौन सी वाली? पोस्टीरियर आर्टरी, जो ब्लड सप्लाई करती है आपके एवी नोड को। जब राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आपकी पोस्टीरियर आर्टरी में नहीं जाएगा, क्या एवी नोड को ब्लड सप्लाई मिलेगी? नहीं सर। जब एवी नोड को ब्लड नहीं मिलेगी, तो क्या वो आपके हार्ट को कांटेक्ट करेगा? नहीं सर। तो अगर वो आपके हार्ट को कांटेक्ट नहीं करेगा एवी नोड, जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जब भी किसी पेशेंट के अंदर इंफीरियर वॉल एमआई होता है ना, तो उस पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया भी होता है। डॉक्टर साहब लिख लें इस बात को। जब भी राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है इंफीरियर वॉल को, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई होगा। और हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई है? हम उस पेशेंट की लीड टू थ्री और एवीएफ के अंदर क्या करेंगे, ये उन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि
लीड 2, 3 और एवीएफ के अंदर एस3 सेगमेंट एलिवेशन नजर आ रही है। तो इस वजह से लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है, occlusion of which of the following coronary artery is most likely responsible for this patient, कि ये जो पेशेंट है जिसको इंफीरियर वॉल एमआई भी हुआ है और इस पेशेंट को ब्रैडिकार्डिया भी हुआ है, तो बताएं डॉक्टर साहब इस पेशेंट के अंदर कौन सी आर्टरी के अंदर ओक्लूजन होगी। हाँ जी, अब आप बताएं। जो पहली ब्रांच है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, जिसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी, सॉरी लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो बड़ी ब्रांच है, वो तो ब्लड सप्लाई करती है, वो तो सबको करती है ना। अब उसकी ब्रांच आ गई है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो इंफीरियर वॉल को सप्लाई करती है, सॉरी एंटीरियर वॉल को सप्लाई करती है हार्ट की, जो आगे वाली होती है ना लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट सरकमफ्लेक्स ये सप्लाई करती है लेटरल वॉल को, तो लेटरल वॉल एमआई तो नहीं है पेशेंट को। और लास्ट पे है इंटरम्यूरल आर्टरीज, ये छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जो म्यूरल पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो, ना इंफीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई मिलेगी तो इंफीरियर वॉल एमआई होगा, ना पोस्टीरियर आर्टरी में ब्रांच ब्लड जाएगा तो पेशेंट की एवी नोट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। इसलिए ये वाहद आपके पास एमआई हो सकता है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर ब्रैडिकार्डिया भी है और एसटी सेगमेंट मतलब के और एमआई भी है, इंफीरियर वॉल एमआई भी है और ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, तो रीजन आपने इसका जरूर याद रखना है। लेट्स सी इट। ये देखें, देखें डॉक्टर साहब, ये ले नजर आ रहा है, देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए एसए नोड है, वो देखो एस साइनो एटीएल नोडल ब्रांच, तो एसए नोड को ब्लड सप्लाई करेगी। और हमारे पास जो पोस्टीरियर ब्रांच है ना, अभी पोस्टीरियर यूज का देखते हैं, ये देखिए पोस्टीरियर लेफ्ट सेंटर कहाँ की पोस्टीरियर वाली जो ब्रांच है, राइट कोरोनिया आर्टरी, पोस्टीरियर ये वाली, ये है ना जो जहाँ पे पोस्टीरियर लिखा है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग कोरोनिया आर्टरी, ये हमारे पास ये देखा है राइट कोरोनिया आर्टरी ना, राइट कोरोनिया आर्टरी आगे आके आपके पास है, राइट मार्जिन ब्रांच दे रही है। उसके बाद पोस्टीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच दे रही है ये हमारे पास, इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। उसके बाद इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है और दूसरी साइड की तरफ पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच है। तो ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ये हमारे पास क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है आपके एवी नोड को भी, ये भी ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद देखें अब इस ब्रांच इस आर्टरी की भी एक छोटी सी ब्रांच है, ये देखो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच, राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये देखो यार बड़ा सारा होल है इसके नीचे, देखो जहां पर लिखा है राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी से आगे आ जाओ, ये देखो जहां पर लिखे ये है ना, छोटा सबसे पहला जो इसके ऊपर ब्रांच आ रही है, इसकी लेफ्ट साइड की तरफ देखें आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच। तो ये जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच है ना आपके राइट कोरोनरी आर्टरी की, जो एक मान्य ब्रांच है, मेन ब्रांच पोस्टीरियर आर्टरी, पोस्टीरियर आर्टरी की जो ब्रांच है ना आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच, वो क्या करती है एवी नोड को ब्लड सप्लाई करती है। तो इसलिए अगर राइट कोरोनरी आर्टरी, ये देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड की तरफ राइट कोरोनरी आर्टरी आ रही है ना, तो राइट कोरोनरी आर्टरी ने एक ब्रांच दी, राइट मार्जिन ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, ये मार्जिन ब्रांच क्या करती है, इंफीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। तो इस राइट कोरोनरी जहां पर इस राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ना राइट मार्जिनल ब्रांच को ब्लड सप्लाई मिली है और ना आपके पास आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल ब्रांच को ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई भी हुआ है और इस पेशेंट के अंदर ब्रैडिकार्डिया भी हुआ है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये देख लें V1 V4 V1 से V4 आपको नजर आता है अंटीरियर वॉल के अंदर। उसके बाद जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल V5 V6 है। तो आपने ये ईसीजी याद करनी है, वैसे सिंपल है, मैंने आपको भी इतनी दफा तो रिपीट कर दिया, आपको याद हो गया होगा। अगर लैटरल वॉल एमआई होगा, पेशेंट की लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पेशेंट की आपने लीड देखनी है V5 V6, एंटीरियर में आपने देखनी है V1 से लेकर V4 तक, पोस्टीरियर में देखनी है लीड 2 लीड 3 एबीएफ, पोस्टीरियर में आपने देखनी होती है उसमें भी V1 V2 को देखना होता है, लेकिन उसमें आर की प्रोलोंगेशन देखनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंफीरियर वॉल एमआई, जिसके अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, पेशेंट में एमआई के साथ साथ ब्रैडिकार्डिया भी होता है। और ब्रैडिकार्डिया का क्या रीजन है, क्योंकि जो राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है एवी नोडल ब्रांच, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिली, जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो एवी को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, दैट कैन बी सोर्स ऑफ ब्रैडिकार्डिया।
ये कंसेप्ट मुझे बताएं अगर ये क्लियर हुआ है कि नहीं। जी समझ गया। दाऊद अदनान, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अदनान, जी सर, हो गया सर। रिपीट सर ये करवाएं बच्चों को। इंफीरियर वॉल एम आई सर ये इंफीरियर वॉल जी एम आई जी। है, ये तो मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल को मतलब वो करता है, इन्वॉल्व करता है सर। यानी ये देखना, लेफ्ट वेंट्रिकल आप देखो सबसे बड़ी ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मेन आपका जो वेंट्रिकल है वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो नीचे मेन देखो, जो नीचे है ना सारा ब्लड, मोस्टली जो पोर्शन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है। तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल भी इन्वॉल्व होता है और राइट वेंट्रिकल का भी कुछ पार्ट नीचे वाला इन्वॉल्व होता है एमआई के अंदर, इसलिए तो इसको इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं। मतलब मोस्टली क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादातर एमआई के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से हमें इसको इसी की कॉन्ट्रेक्टिविटी भी कम होती है। हाँ जी। तो बताएं सर मुझे अब अगर लेफ्ट एंटीरियर वाले एमआई के अंदर कौन। जी जी। सर अगर लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्टली इन्वॉल्व होता है तो लाडा इसमें मतलब आना चाहिए था मे बी। यार मेरी बात सुने, लाडा आना चाहिए जब एंटीरियर वॉल एमआई होता है। मैं आपको लाडा दिखाता हूँ। ये एंटीरियर व्यू है ना, कहाँ गई लाडा। एंटीरियर डिसेंडिंग ऑफ लेफ्ट, ये देख, ये जो आपको सबसे आगे नजर आ रही है ना, ये लाडा है। और ये लाडा सप्लाई करिए ज्यादातर एंटीरियर पार्ट को। ये देखें, ये ज्यादातर इसका आगे वाला पार्ट है। और ये इसके सेक्टम को ब्लड सप्लाई करती है, जो लाडा होती है। जो इंफीरियर वाल होती है ना भाई, इंफीरियर वाल हमेशा ये वाली जो राइट मार्जिनल ब्रांच है ना राइट कोरोनरी आर्टरी की, ये ब्लड सप्लाई उसको करती है इंफीरियर वाल को। इसको पीछे से भी चाहे देख लो, ये देखें पीछे भी सारा नीचे वाला एरिया। चलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये राइट कोरोनरी आर्टरी की आप पीछे देखो यार, पीछे वाला भी सारा जो पोर्शन है ना, वो आपकी ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ही ब्रांच है। राइट मार्जिनल है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल ब्रांच है, एवी नोडल ब्रांच। यहाँ पर देख लो, इधर भी जो मेन ब्रांच आ रही है ना, राइट मार्जिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये आपके जो नीचे वाला इंफीरियर वाला पोर्शन देखो, ये सारे वाला पोर्शन जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल ब्रांच है, ये तो निकल गई ना, ये तो पीछे आके ये पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करी। ये देखो ये पोस्टीरियर पार्ट को। अब इस पार्ट के अंदर ब्रांचेस कहाँ, छोटी छोटी ब्रांचें आपको कहाँ से नजर आ रही हैं? ये जो छोटी छोटी है ना देखो, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल ब्रांच कोई छोटी ब्रांच दे रही है इंफीरियर वाल को नीचे? नहीं सर, वो वहां से गुजर रही है। छोटी छोटी ब्रांचेस कौन दे रही है? जो ब्लड सप्लाई करती है, वो राइट मार्जिनल ब्रांच आपको देती है। तो दूसरा जो उन्होंने हमें, और इसमें ये नहीं, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है पोस्टीरियर डोमिनेंट के ऊपर है, या राइट डोमिनेंट के ऊपर, या लेफ्ट डोमिनेंट के ऊपर। वो मैं कंसेप्ट आपको आगे बताऊंगा, एक और कंसेप्ट होता है। लेकिन इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर याद रखना, राइट कोरोनरी आर्टरी मोस्टली इन्वॉल्व होती है, मोस्टली। ठीक है। और अगर साल ब्रैडी कार्ड है, फिर तो पता है कि 110% हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये सारी बातें हमें हमें ईसीजी से भी पता चल गया है, हमें इसके ब्रैडिकार्डिया से भी पता चल गया है, एमआई से भी हमें पता चल गया। ठीक है। हाँ जी, अब फिर मुझे दोबारा बताएं, अगर आपकी लीड जो है V1 V2 V3 V4, इसके अंदर एसटी एलिवेशन मिलती है, तो कौन सी ब्रांच इन्वॉल्व होगी? सर V2 V3 और AVF इसमें। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अंटीरियर वॉल के एमआई हो ना, लाडा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो आपको ईसीजी आपने करवाई है। एक लाडा वाला पेशेंट है जिसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपको अंटीरियर वॉल एमआई होता है। ठीक है। एंटीरियर वॉल एमआई वाले पेशेंट को आपने ईसीजी चेक करनी है, तो आपको कौन सी लीड के अंदर एसटी एलिवेशन मिलेगी? V1 से V4 तक। सर V3 वेरी गुड V4 किस में ही। सर। हाँ, दाऊद आप भी बताओ, एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर कौन सी लीड्स के अंदर चेंजेस होंगी? हेलो सर। कहाँ चला गया दाऊद? जी जी। सर यह वो नेट का मसला है सर, मुझे स्क्रीन भी अभी बंद हो गई। बंद हो गया है यहाँ पर, चलो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई मसला नहीं है, स्क्रीन वैसे चल रही है। सर आगे। चले कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आपसे दोबारा पूछ लेंगे। तो ये आपने रिकॉर्डिंग इसी दोबारा देखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट मैं फिर लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ।
एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर आपने लीड V1, V2, V3, V4 देखनी। इवन दो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल एमआई के अंदर भी आपने इन्हीं 4 लीडों को देखना होता है। और इसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? लाटा। अगर पेशेंट को होता है लैटरल वॉल, जो बाहर वाली वॉल होती है ना आपके हार्ट की, अगर वहां पर एमआई हो तो उसको हम कहते हैं लेटरल वॉल एमआई। क्या कहते हैं हम उसको? लेटरल वॉल एमआई। लेटरल वॉल एमआई के अंदर V5, V6 को आपने देखना है, और इसमें आर्टरी इन्वॉल्व होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। पोस्टीरियर के अंदर आपने देखना है, पोस्टीरियर के अंदर आपने V1 और V2 को देखना है, लेकिन उसका क्राइटेरिया थोड़ा चेंज होता है। उसमें आपने आर और आर की जो पीक होती है ना वो देखनी होती है। पीक उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और एसटी डिप्रेशन मिलता है हमें उसके अंदर, एसटी डिप्रेशन, और V1 और V2 की आर वे पीक होती है। इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर आपने लीड 2, 3 और ईवीएफ को देखना है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी और राइट मार्जिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ये इन्वॉल्व होती है। और इंफीरियर वॉल एमआई के साथ पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया भी होती है, ठीक है। होप सो इट मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, autopsy of a 78-year-old man demonstrate decrease left ventricular cavity size। ठीक है जी, कि एक हमारे पास 78 ईयर का बंदा है, उसकी हमने जब ऑटोप्सी की तो हमें क्या नजर आया? डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी साइज एंड अ सिग्मोइड शेप्ड वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक हमें उसका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम था वो भी हमें सिग्मोइड शेप नजर आया है। हाँ जी, 78 साल का बंदा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी साइज उसकी कम है, एंड सिग्मोइड शेप वेंट्रिकुलर सेप्टम आपको मिल रहा है। कि जो उसका वेंट्रिकल का सेप्टम है ना दरमियान के अंदर, दो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल अंदर, वो आपको सिग्मोइड मतलब एस शेप नजर आ रहा है। लाइट माइक्रोस्कोपी शोज इंक्रीज कोलेजन कंटेंट विद इन द वेंट्रिकुलर वॉल। तो जब आपने वेंट्रिकुलर वॉल देखी ना, उसकी आपने माइक्रोस्कोपी के जरिए देखा उसकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर की वॉल को, तो वहां पर आपको ना ज्यादा कोलेजन मिलता है, इंक्रीज कोलेजन। सम मायोकार्डियल सेल्स आल्सो हैव ब्राउनिश पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। कह रहे उस बुड्ढे की जिसकी डेथ हुई है 78 वाले बंदे की, उसके हार्ट के अंदर हमने कुछ सेल को जब स्टडी किया है ना, तो उनके अंदर हमें क्या मिला? ब्राउनिश। ये जो वर्ड है ना ब्राउनिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिश साइटोप्लाज्मिक इंफ्लुएंस मतलब कुछ मॉलिक्यूल से ब्राउन कलर के फैट्स थी वो डिपॉजिट हमें नजर आई। द चेंजेस डिस्क्राइब्ड आर मोस्ट कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये जो आपको चेंजेस मिल रही हैं, कौन कौन सी चेंज? आपके लेफ्ट उस बुड्ढे के, उस मेल के लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी का साइज कम हो गया था, उसकी जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वहां पर सिग्मोइड, वो सिग्मोइड शेप बन गया है। वेंट्रिकल वाल के अंदर हमें कोलेजन ज्यादा डिपोजिट नजर आया, और हमें वहां पर ब्राउनिश साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मिलती हैं। अब बताएं कि ये जो इंक्लूजन्स है 78 ईयर ओल्ड मेल के अंदर, क्या ये नॉर्मल है या इसके अंदर कोई कार्डियोमायोपैथी है? जैसा कि इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, हेमोलिटिक अनीमिया है, हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी है, स्कीमिक हार्ट डिजीजेस है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, या नॉर्मल एजिंग है? हाँ जी, क्या ख्याल है? सर अगर इसकी एज देखी जाए तो एज के लिहाज से तो नॉर्मल ही होगा मे बी।